हेलो दोस्तों। 2004 और 2011 के बीच इंडिया ने कुछ ऐसा किया जो दुनिया में शायद ही कभी देखा गया हो। हमारा पॉवर्टी रेट 37% से गिरकर 22% पर आ गया। हर साल हमने 2 परसेंटेज पॉइंट से ज़्यादा का फॉल देखा। यानी हर साल हर 50 में से एक इंडियन मतलब कई करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकल रहे थे। और फिर लगभग 10 साल तक हम ये गिनने के लिए भी स्ट्रगल करते रहे कि हमारे पास कितने गरीब लोग हैं। इस दौरान हमारी इकोनॉमी बढ़ती रही। हमारा जीडीपी पर कैपिटा पूरे 10 साल के पीरियड में हर साल 4% से ज़्यादा बढ़ा। किसी भी नॉर्मल लॉजिक से गरीबी को गिरते रहना चाहिए था, शायद और भी तेज़ी से। लेकिन क्या ऐसा हुआ? इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमने ये गिनना ही बंद कर दिया था। लेकिन टिनबर्गन इंस्टीट्यूट के 2025 के एक डिस्कशन पेपर में इसका कुछ इंडिकेशन मिलता है, जिसे जेएनयू और एम्स्टरडैम के व्रायर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिलकर लिखा है। इन तीनों ने 2011 के बाद की इंडियन पॉवर्टी को रिकंस्ट्रक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मतलब एक ऐसे पीरियड में जब डेटा में एक बड़ा गैप था। आज के इस वीडियो में हम इस डिस्कशन पेपर के थ्रू इंडिया में पॉवर्टी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडिया में गरीब लोगों को गिना कैसे जाता है। इसके बाद हम इस डिस्कशन पेपर के फेस किए कुछ डेटा से रिलेटेड चैलेंजेस देखेंगे और ये भी समझेंगे कि इन्होंने इससे डील कैसे किया। एंड में हम ये भी समझेंगे कि इंडिया में पॉवर्टी से रिलेटेड मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडिया में गरीब लोगों को काउंट कैसे किया जाता है। ऐसा सबसे सिंपल तरीके से किया जाता है। सर्वेयर्स घर घर जाते हैं और पूछते हैं कि एक हाउस होल्ड ने पिछले महीने क्या खर्च किया। फिर वो उन जवाबों को जोड़ते हैं, एक लेवल सेट करते हैं और गिनते हैं कि कौन उस लेवल से नीचे आता है। ऐसा ही एक सर्वे 2017 के आसपास होना था। सर्वे हुआ भी, पर गवर्नमेंट ने डेटा क्वालिटी का कारण देते हुए रिजल्ट्स को रिलीज करने से मना कर दिया। और इस तरह लगभग 10 साल तक इंडिया के पास कोई ऑफिशियल ट्रस्टवर्दी कंजम्पशन नंबर्स बिल्कुल नहीं थे। लेकिन कुछ लीक टैब्यूलेशन जरूर थे। इकोनॉमिस्ट एस सुब्रमण्यन के मुताबिक उन्होंने एक दुखद बात की तरफ इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि 2011 और 2017 के बीच गरीबी शायद थोड़ी बढ़ गई थी। 2022 और 2023 में आखिरकार एक नया सर्वे आया। ऊपर से देखें तो इसने एक अच्छा हेडलाइन दिखाया। इंडिया की पॉवर्टी 29.6% से गिरकर 7.2% हो गई थी। यानी 10 सालों में गरीबी लगभग हर 3 में से एक इंडियन से कम हुई और मुश्किल से हर 14 में से एक पर आ गई थी। लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई क्योंकि सर्वे ने लोगों के कंजम्पशन को नापने का तरीका बदल दिया था। नए सर्वे ने 2011 के रिकॉल मेथड की जगह एक अलग रिकॉल मेथड यूज़ किया, जिसमें अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग टाइम विंडोज थे। सर्वेयर्स अब एक घर में एक बार की बजाय बार बार गए। उन्होंने आइटम्स को अलग अलग तरीके से बंडल किया, नए आइटम्स जोड़े और उन गुड्स पे भी वैल्यू लगाना शुरू कर दिया जो लोगों को फ्री में मिले थे। ये कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। असल में इसमें से कई जेन्युइन अपग्रेड्स थे। लेकिन जब आप इस तरह एक सर्वे को पूरी तरह बदलते हैं तो आमतौर पर आप इसके साथ एक छोटा ब्रिज सर्वे चलाते हैं जो पुराने तरीके से सिर्फ एक बार किया जाता है, ताकि नए नंबर्स को पास्ट के साथ लाइन अप किया जा सके। वो स्टेप छोड़ दिया गया और उसके साथ ही हम अब खुद को पुराने नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते थे। भले ही हमारे पास अब नए नंबर्स थे, पर इन चेंजेस के कारण उन्हें पुराने सर्वे से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। आप ये तो बता सकते थे कि लोगों ने नए सर्वे पर कैसे रिएक्ट किया, पर आप ये नहीं बता सकते थे कि लोगों की लाइव्स में कोई असली चेंज आया था या नए मेथड्स ने बस जवाब अलग दिए थे। एक तीसरी दिक्कत भी थी। पॉवर्टी लाइन पर कोई भी सहमत नहीं था। आप पॉवर्टी लाइन को एक कट ऑफ की तरह सोच सकते हैं। एक महीने में ₹X से कम खर्च करने पर एक इंसान गरीब कहलाता है। ज़्यादा खर्च करने पर ऐसा नहीं होता। इंडिया के पास 2 ऐसी अलग अलग लाइन्स हैं जिन्हें 2 अलग अलग गवर्नमेंट कमिटीज़ ने बनाया है। इनमें से जो निचला लेवल है और इसीलिए जिसके अंडर गरीब माना जाना ज़्यादा मुश्किल है, वो है तेंदुलकर लाइन। उस लाइन के हिसाब से 2011 में 22% इंडियंस गरीब थे। रंगराज लाइन थोड़ी और ऊपर बैठी थी, जो ज़्यादा लोगों को गरीब मानती थी। तो बेसिकली इंडिया के हर एक इंसान का स्पेंडिंग डेटा होने के बावजूद हम एग्जैक्टली ये नहीं जान पाते कि लोग कितने गरीब थे। डेटा में इन दिक्कतों के साथ कोई सिर्फ इतना बता सकता था कि हमारी पॉवर्टी का लेवल बदला है। बस ये एस्टिमेट करना काफ़ी मुश्किल था कि ये एग्जैक्टली कितना बदला है। उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा क्रिएटिव करने की ज़रूरत थी। हमारे इतने सारे डेटा चैलेंजेस से निपटने के लिए रिसर्चर्स ने सर्वे टू सर्वे इम्प्यूटेशन नाम की एक चीज़ का सहारा लिया। ये एक ऐसा मेथड है जिसे उन्हीं में से एक रिसर्चर ने पहले डिस्कवर किया था। स्पेंडिंग को कंपेयर करने की बजाय जिसे दोनों सर्वेज ने अलग तरह से नापा था,
उन्होंने सिर्फ उन चीज़ों को देखा जिन्हें दोनों सर्वेज ने एक ही तरीके से नापा था। दोनों में हाउस होल्ड साइजेस, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, लोग किस तरह का काम करते हैं और उनके पास क्या है, जैसे एक फ्रिज, एक टू व्हीलर, एक फ़ोन और बाकी चीज़ें थी। इससे एक पैटर्न मिला। जो हाउस होल्ड एक स्पेसिफिक तरह का दिखता था वो एक स्पेसिफिक अमाउंट खर्चा करता था। अगर आप इस पैटर्न को नए सर्वे पर अप्लाई करते हैं तो आप एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं कि उन हाउस होल्ड्स ने क्या खर्चा किया होता अगर पुराने मेथड से इसे गिना गया होता। ऑथर्स ने तब इस मॉडल को 1000 बार चलाया, जिससे उन्हें एक वीक गेस की जगह एक प्रॉपर रेंज मिली। इसके एक और रिचर वर्जन में उन्होंने हर साल किए जाने वाले लेबर फोर्स सर्वेस के रिजल्ट्स के साथ साथ पैटर्न्स को भी ट्रैक किया, जिससे एक फिक्स फ्रेम की जगह ईयर ऑन ईयर चेंजेस का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिला। अब ये मेथड कोई जादू नहीं है और ऐसा इसके ऑथर्स खुद मानते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 2011 का एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप आज भी कोई मतलब रखता है। उन्होंने इसे 2004 और 2011 के वक्त के लिए बैकवर्ड टेस्ट जरूर किया था, जब हमारे पास अच्छा डेटा था। वहां इसने रियलिटी को काफी क्लोजली ट्रैक किया था, लेकिन आने वाले सालों में कोई भी चीज इस कोरिलेशन को तोड़ सकती थी। ये एक रिकंस्ट्रक्शन है, ये इम्परफेक्ट है, लेकिन ये दो ऐसी डेटा सीरीज के नंबर्स के बीच एक तरह का ब्रिज जरूर बनाता है, जिनके बीच में एक बड़ा गैप था जहां पहले ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस एक्सरसाइज ने रिसर्चर्स को एक रेंज दी। क्विक मेथड, मतलब जो सिंपली दोनों सर्वेस को कंपेयर करता था, इसने गरीबी में 22% से लगभग 11 to 14% तक का फॉल दिखाया। रिचर मेथड, जो जॉब्स डेटा का भी इस्तेमाल करता था, इसमें ये फॉल थोड़ा और कम था, जो 2017 तक लगभग 18% पर आया और फिर 2022 तक 17 to 18% पर ही फंसा रहा। ये सब वैसे तेंदुलकर लाइन के अंडर है। ज्यादा स्ट्रिक्ट रंगराजन लाइन गरीबी का रेट लो 20s में कहीं बताता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो सब में कॉमन दिखती है वो ये है कि हमारी गरीबी कम होने की स्पीड धीमी हो गई है। हमारी पुरानी पेस के मुकाबले, जहां गरीबी हर साल 2% कम होती थी, ये पेस गिरकर 1% या उससे भी शायद और कम हो गई। असल में चांसेस हैं कि हमने 2017 के आसपास तक काफ़ी तेज़ी से फॉल देखा, पर वो वहाँ रुक गया और हमारे कुछ गेन्स 2020 और 2021 के कोविड के सालों में और कम हो गए। लेकिन ये एक नेशनल एवरेज है। इस एवरेज के नीचे ऑथर्स को एक बहुत अनइवन मैप मिला, जहां इंडिया के अलग अलग हिस्सों ने बिल्कुल अलग अलग रिजल्ट्स दिखाए। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश गांवों और शहरों दोनों में गरीबी के क्लियर और रियल फॉल के साथ अलग दिखता है, लेकिन इसके बिल्कुल पड़ोस में ही सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। बिहार में मुश्किल से कोई चेंज आया। झारखंड और मध्य प्रदेश की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। जो कुछ भी यूपी में सक्सेसफुल था वो इसके आसपास नहीं हो रहा था। वो गैप मेजरमेंट का कोई अजीब वीकनेस नहीं था, ये साफ तौर पर पॉलिसी का मामला था। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी पॉवर्टी रिडक्शन फ्लैटलाइन हो गया। असल में कुछ स्टेट्स जहां पहले से अर्बन पॉवर्टी कम थी, वहां अर्बन पॉवर्टी एक्चुअली थोड़ी बढ़ गई। गांवों और शहरों ने भी बिल्कुल अलग सिचुएशंस देखे। रूरल इंडिया ने 2011 से बड़ा ड्रॉप देखा। उसी समय इस पे पोस्ट कोविड का इम्पैक्ट भी पड़ा। 2020 के बाद पॉवर्टी रेट्स में जो बाउंस बैक आया है वो ज्यादातर एक गांव की कहानी है। इस बीच शहरों में इंप्रूवमेंट कम और अनइवन रही, लेकिन उन्होंने पैंडेमिक के दौरान भी अपने गेन्स को बचाए रखा। इंडिया के पॉवर्टी रिडक्शन का एक चैलेंज सिंपली हमारा साइज है। हमारी पॉपुलेशन 2011 के लगभग 126 करोड़ से बढ़कर 2022 में 143 करोड़ हो गई, जिसमें करोड़ों नए लोग शामिल थे। जब पॉवर्टी रेट गिरा भी तो गरीब इंडियंस की संख्या में मुश्किल से कोई चेंज आया, जो लगभग 27 करोड़ से घटकर शायद 25 करोड़ पर आया। ये पेपर ये बताने की कोशिश नहीं करता कि क्या हुआ था। आफ्टर ऑल ये एक मेजरमेंट पेपर है। ये नंबर को सही करने की कोशिश कर रहा है, उसे एक्सप्लेन करने की नहीं। लेकिन यहाँ हमारा एक स्पेक्यूलेशन है जो पेपर के फाइंडिंग से अलग है। पिछले 10 सालों में ऐसे हेडविंड्स आए हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं थे। कोविड एक मेजर एक्सटर्नल शॉक था। उसके बाद के सालों में दुनिया एक बड़े स्लो डाउन से गुजरी है, जिसे कोई एक कंट्री पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करती। इसमें से कुछ भी किसी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें साफ तौर पर चॉइसेस शामिल हैं। जैसे स्टेट का गैप देखिए। यूपी क्यों आगे निकल जाता है जबकि बिहार, जो एक कल्चरली सिमिलर और नेबरिंग स्टेट है, ऐसा नहीं कर पाता। इस तरह की चीज़ें ये बताती है कि गवर्नेंस और स्टेट लेवल पॉलिसी मायने रखती हैं। जैसा हमने हाल ही में कवर किया था, इसका कुछ हिस्सा इंडिया के ब्रोकन लेबर मार्केट से जुड़ता है, जहां अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए रियल वेजेस सालों से नहीं बदले हैं और लोग वापस कम पैसे वाले फार्म वर्क में लौट रहे हैं क्योंकि फैक्ट्रीज कभी आई ही नहीं। कई इंडियन इकोनॉमिस्ट्स जैसे मोदी या घटक एंड कुमार ऐसे ही एक पॉइंट की बात कर रहे हैं
कि हमारी हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ शायद इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती है कि एक्चुअली हालात कितने अच्छे हैं। यह नया पेपर उन्हें जरूर कुछ फायर पावर देता है, लेकिन दूसरी चॉइसेस पर भी सोचने की जरूरत है। किसी सर्वे के रिजल्ट्स को रोक कर रखना एक चॉइस है, जैसा कि हमारे पुराने कंजम्पशन फिगर्स और सबसे नए सेट के बीच एक ब्रिज का ना होना भी था। वो किसी भी सिंगल फिगर से ज्यादा असली कहानी है। आपका पॉलिटिकली कोई भी बिलीफ हो सकता है। आप इंडिया के पॉवर्टी रेट पर उनकी रीडिंग से पूरी तरह डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये एक दुख की बात है कि इंडिया जितने बड़े देश के पास अपने कंजम्पशन पर डिटेल नंबर्स नहीं है, या रिसर्चर्स को एम्स्टरडैम की एक यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स के जरिए इसे रिवर्स इंजीनियर करना पड़ रहा है। ये हमारी स्टैटिस्टिकल प्लम्बिंग का एक फेलियर है। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को अपने पॉवर्टी डेटा में कौन से एस्पेक्ट्स पर और ज्यादा फोकस करना चाहिए? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।